फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टाइटल है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स क्लास 7th हिस्ट्री। ये क्लास 7th एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम क्या जो पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में, जो उनके तरीके थे, जो उनके मेथड्स थे टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। जो रूलर्स थे उन्होंने कैसी कैसी बिल्डिंग्स बनाई, कौन सी बिल्डिंग्स बनाई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार एक टूरिस्ट स्पॉट और एक हिस्टोरिकल या फिर हेरिटेज स्पॉट है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया गया था। लेकिन असल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके सिर्फ एक फ्लोर बनाया था, फर्स्ट फ्लोर बनाया था 5 फ्लोर में से। जो बचे हुए फ्लोर्स थे वो बनाए गए थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। इसका मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुतुब मीनार के कंप्लीट होने से पहले ही मर गया था। क्यों? वो एक बार चौगन खेलते खेलते अपने घोड़े से गिर गए थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई और वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन उनके सन इन लॉ शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने भाई बना, जो कुतुबुद्दीन का डायरेक्ट बेटा था, उसे हरा के जब राजा बना तब उन्होंने इसको कंप्लीट करा अपने राज्य में। ठीक है, तो अब इसकी जो फर्स्ट बालकनी है, जैसे आपको इस फोटो में भी दिख रहा है, इसकी जो फर्स्ट बालकनी है उसके नीचे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। तो अब ये इंस्क्रिप्शन अरेबिक में लिखे हुए हैं, पर्शियन में नहीं लिखे हुए, उर्दू में नहीं लिखे हुए, ये लिखे गए हैं अरेबिक में। इसके ऊपर क्या होता है जो आपको दिख रहा है, इसकी बालकनी एंगुलर, मतलब ये वाला जो एक एरिया इसका एंगुलर है, एक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्राइंगल, इसकी जो बालकनी में एक ट्राइंगल, फिर कर्व्ड, फिर ट्राइंगल, फिर कर्व्ड। तो ये जो ट्राइंगल और एंगुलर और कर्व्ड जो डिज़ाइन है ना, इस पे इंस्क्रिप्शन लिखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बहुत स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही इसे कर पाते थे। उस समय के टाइम पीरियड में जो कॉमन पीपल थे वो ऐसे सुपर स्ट्रक्चर को देख के बहुत ज़्यादा अमेज होते थे, क्योंकि उस समय ऐसे खतरनाक सुपर स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो इस पे कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हैं। अब ये जो बिल्डिंग्स थी ना, जो स्टोन और ब्रिक से बनती थी, वो शुरू हुई थी सिर्फ 800 साल पहले। तो उन लोगों पे कैसा असर पड़ा होगा इस बिल्डिंग को देख के। और जो 800 साल पहले बहुत कम बिल्डिंग्स बनाया जाती थी स्टोन और ब्रिक की। तो कुतुब मीनार है वो 5 स्टोरी है, मतलब इसकी 5 स्टोरीज हैं। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन जो इसकी फर्स्ट बालकनी के नीचे है ना, वो अरेबिक में लिखा हुआ है, और जो इंस्क्रिप्शन है ना वो फर्स्ट बालकनी तक ही है, उसके ऊपर नहीं है। अब द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ब्लेस्ड बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229, मतलब जो 1229 जो टाइम पीरियड था, उस समय फर्स्ट फ्लोर बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा उन्होंने बनाया था, और बचे हुए 4 फ्लोर्स उनके सन इन लॉ शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनाए गए थे। फिर उसके टाइम पे, उसके बीते समय जो दिल्ली सल्तनत चला, उसके बाद उसको लाइटनिंग और अर्थक्वेक ने बहुत डैमेज कर दिया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, मतलब मोहम्मद MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक और उनके नेफ्यू ने, और इब्राहिम लोदी ने रिपेयर किया था। मतलब किन लोगों ने रिपेयर किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जो यहाँ पे फिगर 1 में जो लिखा हुआ है, मैं आपको इसको साइड में कर दूँ एक बार। हाँ, ये जो फिगर 1 में लिखा हुआ है, मैं ये बता रहा था आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम पहले देखते हैं कि जो उस समय के रूलर्स थे वो बिल्डिंग्स कैसी कैसी बनाया करते थे। 2 तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे वो। फर्स्ट बिल्डिंग थी जो टेम्पल्स, मॉस्क्स और फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस और भी तरह की बिल्डिंग्स बनाया करते थे। कुछ टॉम्ब्स बनाया करते थे, सेफ प्रोटेक्टेड कैसल्स बनाया करते थे, और कुछ बनाया करते थे पब्लिक एक्टिविटीज़ करें। तो इनको 2 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे, गार्डियन रेजिडेंसेस थे एंड टॉम्ब्स। जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस एंड टॉम्ब्स। टॉम्ब्स क्या थे? सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट और सेकंड कौन सा था? द स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़, मतलब जो स्ट्रक्चर जो पब्लिक कर लेते थे, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्स हो गए, टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, बाजार्स हो गए, रेस्ट हाउसेस हो गए, ऐसे। अब जो लोग क्या सोचते थे
लोग की क्या उम्मीदें होंगी राजा से कि वो उनका ध्यान रखे, उनके लिए काम करे, मतलब उनके लिए काम नहीं मतलब उनकी हित के लिए कुछ कुछ करे, उनके लिए हित के लिए काम करे। अब उनके हित के लिए ही काम करना पड़ेगा वरना राजा टिक नहीं पाएगा। उनके हर जगह रेबेलियन या फिर रिवॉल्ट्स हो जाएंगे। जैसे औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी जब लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे तब उन्होंने रिवॉल्ट्स की। इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में भी उनके ही अंकल ने, उनके ही जो नोबल्स थे, उन्होंने ही बाबर को इन्विटेशन दिया था कि वो इब्राहिम लोदी को आके हराए, क्योंकि उसने कई ऐसी चीज़ें भी की थी जो पीपल को सूटेबल नहीं थी, पीपल का सूटेबल नहीं थी। जैसे उसने जो पहले के जो ऑफिशियल्स थे ना, जो उनको हटाकर अपने लॉयल मतलब अरबिक ऑफिशियल्स लगा दिए थे। इस काम से लोग नाराज़ थे, तो इसलिए उनके रिबेलियंस और रिवॉल्ट शुरू हो गए। और इसी कारण से लेटर मुगल्स बहुत कमज़ोर कर गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट शुरू हो गए थे। अब लोग यही सोचेंगे कि उनकी जो किंग था, किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, उनके सब्जेक्ट्स की ध्यान रखे बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कम्फर्ट। वो स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो उन पब्लिक के लिए काम के हो और उनके कंफर्ट के लिए हो। ऐसा नहीं कि हमेशा कैसल्स या फिर रॉयल बिल्डिंग्स बना रहा है, थोड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाओ जहाँ पे पब्लिक रह सके या फिर जो पब्लिक के काम के हो। अब राजा भी यही सोचते थे कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरे को लोग बोले कि भाई कितना बड़ा राजा है भाई, ये तो बहुत हमारे लिए इतने काम करता है, ताकि जब भी पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ती थी तब वो ऐसे ही काम करता था। अभी ऐसे ही काम करते करते राजा को अपनी गद्दी को संभालने का लिए जब भी उनको लगता था कि भाई हमारी गद्दी छिन सकती है, तब वो कुछ ऐसे ही काम करते थे। जैसे जो टेम्पल्स बनाया करते थे, जो पायस या जो सेंट्स के जो लोग थे, पायस होते हैं, जैसे जो ज्ञानी जो लोग होते हैं, लर्नेड लोग जो सेंट्स होते हैं, उनके जो घर या फिर जो उनके मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, उनको बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स पे बनाया करते थे। और इसी चीज़ की वजह से उनको किंगडम को भी बहुत प्रेज मिलता था। तो ऐसे ही वो करते थे। और भी जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े मर्चेंट्स भी करते थे। जैसे हम जानते हैं वो अपने घर बनाया करते थे, लार्ज मैंशंस बनाया करते थे, जो हवेली कहते हैं हम जिनको। However, domestic architecture, large mansions, हवेलीज of merchants has survived only from the 18th century। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन ये क्या कह रही है कि जो लार्ज मैंशंस बनाए गए थे मर्चेंट्स के, वो 18th सेंचुरी से ही सर्वाइव किए हैं। मतलब जो 18th सेंचुरी से पहले बने हैं ना, वो अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, वो तोड़ फूट गए, वो इतने अच्छे से नहीं, उनकी अच्छी इतनी कंडीशन नहीं है, और कई तो ख़राब भी हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो 18th सेंचुरी या जो 18th सेंचुरी के बाद बनाए गए हैं, उनकी कुछ रिमेन्स बचे हैं। जैसे कहीं हमको दिल्ली में भी दिखते हैं कई फोर्ट्स, है ना, या फिर कई हवेलीज हमको अभी भी दिल्ली में दिखती है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं एक बार विजिट करना। अब उस समय इंजीनियरिंग स्किल्स क्या थी? जैसे आजकल के टाइम पीरियड में तो हर कुछ है, बहुत सब कुछ इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन की स्किल्स आ गई है, लेकिन आजकल भी मतलब पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट मतलब पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अभी ऐसा सेम टू सेम ताजमहल को ही खड़ा कर दे। तो उस समय उन्होंने ऐसा क्या टेक्निक्स लगाई थी जिससे उनके सुपर स्ट्रक्चर बहुत सुंदर हुआ करते थे, या फिर उनके जो स्ट्रक्चर्स इतने सुंदर होते हैं। जैसे आज भी ताजमहल वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, और जितने भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो पहले के ही टाइम में बने हैं। जितने भी इंडिया में एक ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन जो भी अच्छे हिस्टोरिकल हेरिटेज स्पॉट्स हैं ना, वो पहले के ही ज़माने पे बने हैं, और फिर भी वो इतने अच्छे हैं। तो क्या टेक्निक्स थी उनकी? सबसे पहले हमको टाइटल में समझना है इंजीनियरिंग स्किल्स। मतलब इस पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे, जो उनके पास स्किल्स क्या थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर ईंट रख दे, ऐसा नहीं था, उनके पास एक अलग तरीके थे। अब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। अगर सपोज अभी ये पूरी धरती खत्म हो गई और बाद में कोई और जनरेशन आई हमारे से अलग थोड़ी, तो अगर उन्होंने हमारे कोई बनाए हुए चीज़ें देखी तो वो समझ जाएंगे कि हम कैसा डिज़ाइन था हमारा। अगर उन्होंने देखा कि उन्होंने अभी ताजमहल देखा, अगर सपोज हमने देखा ताजमहल, तो हम समझ जाएंगे कि उस टाइम में वैसे एक टोम्ब सा बनाया करते थे। हमने हुमायूं स्टोन देखी तो हमको पता चला कि एक चार बाग, बड़ा सा एक चार बाग हुआ करता था, एक गार्डन होता था जिसको ज्योमेट्रिकल डिजाइन से डिवाइड करके उसको एक आर्किटेक्चर देते थे, उनको उसको एक सुंदरता देते थे। तो ये हमने देखा उनके बारे में। अभी इस चैप्टर में अभी हम चार बाग के बारे में पढ़ेंगे। तो हुमायूं के टोम्ब में भी एक चार बाग है, जो लोग विजिट करे होंगे उनको पता होगा। तो
अगर कोई बाद में देखेगा तो हमारे डिज़ाइन को समझ आएगी। तो ऐसा ही जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमको उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर लेके जाते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी थी कैसी, जो कंस्ट्रक्शन में जो उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो कैसी थी टेक्नोलॉजी थी। जैसे सपोज उनको एक रूफ बनानी है, ठीक है, तो एक 4 वॉल्स 4 पिलर रखेंगे, एक इधर एक इधर एक उधर एक इधर, उसके ऊपर एक वुडन बीम रखेंगे, तो ये बन गया। लेकिन ये मुश्किल हो जाता था कि हमको एक बड़े रूम में इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर, मतलब अगर हमको ऐसे बनाना होता था, जैसे अगर ये एक दीवार है और उस पर हमको गेट पे ऊपर ऐसा या फिर तोम बनानी होती थी यूं, तो वो तोम बनाना, जिनको तो पता होगा, ऐसे जो ऊपर सा एक गुम्बद सा बना जाता है, उससे बनाना मुश्किल था। तो उसका लिए क्या होता था, तो उसको बनाने की भी अलग टेक्निक्स होती थी। जैसे आपको मैं बताऊं, सपोज हम ये 2 दीवारें हैं, इस पे हमने एक पिलर रख दिया, तो ये बन गया हमारा एक, मतलब अगर यहाँ पे 4 दीवारें कर दो तो ये एक 3D में नहीं है, वरना आपको समझ आता है। ये यहाँ पे 4 दीवार कर दो तो ऐसे छत सी बन गई ना। लेकिन अगर हमको सपोज बनाना हो एक सुपर स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसा, तो ऐसा बनाना मुश्किल था। तो ऐसे में वो क्या करते थे, वो पहले मैं कलर चेंज करूँ एक बार, हाँ, तो फिर वो क्या करते थे, पहले एक 2 दीवारें खड़ा करते थे, फिर ऐसा एक ब्रिक रखते थे, फिर एक और ब्रिक रखते थे, फिर यहाँ पे भी एक ब्रिक रखते थे और इसके ऊपर एक ब्रिक रखते थे। तो ऐसा एक बन जाएगा। एक सेकंड में दिखाऊं, इसका मैं एक बार वो कम कर दूं। सपोज जैसे ये एक दीवार है और फिर इस पे हम ऐसे एक बनाया, फिर इस पे एक और बनाया और फिर इस पे एक और ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये एक ऐसा बन जाया करता था। तो ये इनकी कुछ टेक्निक्स थी। तो ऐसी टेक्निक्स को क्या कहते थे उस समय, ट्रेबिएट टेक्निक्स। या फिर जो ये वाली टेक्निक थी, ये 4 दीवारें खड़ा कर दी, उन पे ये बना दिया। तो 7th और 10th सेंचुरी में कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ट्रेबिएट या फिर जो कॉर्बेल टेक्निक थी, उन्हें क्या कहते थे, ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल टेक्निक। तो ये देखा, बिटवीन द 7th and the 10th century architects started adding more rooms, doors and windows to the buildings। मतलब 7th या फिर जो 10th सेंचुरी थी उसमें क्या होने लगा, आर्किटेक्ट्स ने नई नई तरीकी, नए नए अलग अलग नहीं, मतलब बहुत सारे रूम्स, डोर्स और विंडोज ऐड करनी शुरू की। जो रूफ्स, डोर्स और जो विंडोज थे ना, वो अभी भी कैसे बनाई जाती थी, प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अलोंग 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या कहते थे, ट्रेबिएट या फिर तो कॉर्बेल टेक्निक्स। तो जैसे अब ये देखोगे नीचे जो फिगर 2A है ना, उसमें एक क्या बना हुआ है, उसमें क्या बना हुआ है, पहले ये ऐसे 2 दीवारें बनी हुई हैं, फिर इसके पीछे एक और दीवार बनी हुई है यूं, और फिर इसमें ऐसा ये और ये, सॉरी मैं भी आपको समझ नहीं आ रहा इस तरह, लेकिन फिर भी मैं उसमें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जो फोटो है इसमें पहले तो 2 दीवारें खड़ी हैं, उसके अंदर से एक कार्व किया गया है, जैसे फिगर 2A है या फिर जो फिगर 2B है, बीच में दीवार के कार्व किया गया है। ये जो ये दिख रहा है ना, ये चीज़ ये कार्व की गई है। तो ये भी एक पार्ट था ट्रेबिएट टेक्निक का। तो इस टेक्निक को कहते थे कॉर्बेल्ड या फिर ट्रेबिएट। अब मैं एक नाम लूंगा, ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड में से। ट्रेबिएट भी 2 बार बोलना पड़ता है, ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड, ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड या फिर ट्रेबिएट टेक्निक। तो जो ट्रेबिएट टेक्निक थी ना, वो किस किस में यूज होने लगी, टेम्पल्स, मॉस्क्स, टोम्स और जो बॉलीज क्या होती हैं, बाउलीज जो होते हैं, जो आजकल भी टाइम पीरियड में कहीं गाँव में होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर दिया करते हैं, या फिर जो स्टेप वेल्स होते हैं, उन बड़े बड़े गड्ढों में स्टेप वेल बना देते हैं और फिर स्टेप वेल के अंदर पानी स्टोर करते हैं। तो वो एक वेल तरह बन जाता है और उसको से पानी निकालना भी आसान होता है। तो उसमें भी अलग अलग जगहों पे जो बाउलीज होते हैं ना, उनमें भी ऐसे बनाया जाता है उनके गेटवे में। तो ये इसमें बहुत काम आने लगी, ट्रेबिएट टेक्निक्स। तो अब क्या हुआ, सॉरी, हाँ, उसके बाद अब ये टॉपिक पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है किसी एग्जाम्स पे कई बार, क्योंकि ये कुछ जो उस समय के टेम्पल्स जो थे ना, उनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो 11th सेंचुरी थी ना,
11th सेंचुरी में कैसा कंस्ट्रक्शन, ये सेंचुरी लिखा है ना, तो 11th सेंचुरी में जो कंस्ट्रक्शन में हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कंडारिया महादेव टेम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल है राजा राजेश्वर टेम्पल है थंजावुर। जो कंडारिया महादेव टेम्पल था ना, वो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा था, मतलब लॉर्ड शिवा के लिए बनाया गया था, उनके लिए डेडिकेटेड था। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग ढांगदेव। मतलब अब ढांगदेव कौन सा रूलर था, ये कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा, कि चंदेला डायनेस्टी का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रूलर था, चंदेला डायनेस्टी का। जो कंडारिया महादेव टेम्पल है लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, बिल्ट इन 999 बाय किंग ढांगदेव ऑफ चंदेला डायनेस्टी। अब इसका प्लान क्या था, ये आपको जो फोटो दिख रही है ना, इसका आर्किटेक्चर में जो साइड में आपको कोने में, ये इसका डिज़ाइन है। क्या है लेफ्ट साइड में, सबसे पहले आप जो ये सामने का एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या है, एक गेटवे बना हुआ है। तो वो गेटवे क्या था, एक ऑर्नामेंटेड गेटवे था, मतलब ऐरा गैरा गेटवे नहीं था, वो सजा हुआ गेटवे था बिल्कुल, है ना। वो सजा हुआ गेटवे कहाँ ले जाता था, ये मेन हॉल, एक मेन हॉल था जहाँ पे डांसेस और जो लोग इकट्ठा हुआ करते थे। उसके बाद आया करता था गर्भगृह है, जहाँ पे जो उसे कहते थे जो मेन श्राइन, जहाँ पे जो प्लेस फॉर रिचुअल्स थी, और वहाँ पे डियटी की आइडल रखी जाती थी। अब ये ऐसे उस समय के पीरियड में वर्ण सिस्टम भी था, तो ऐसा नहीं था कि सब लोग ही अलाउड है वहाँ गर्भगृह में। तो वहाँ पे गर्भगृह में कुछ ही लोग अलाउड थे, जैसे जो ब्राह्मण्स, प्रीस्ट और किंग्स, और जो उनकी इमीडिएट फैमिली थी। अब इमीडिएट फैमिली क्या होती है, जैसे जो एक हमारी भी इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली दो होती हैं। जो हमारी बुआ, चाची और जो ताई, नानी, ये होती हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं, इनडायरेक्ट होती हैं। और जो हमारी मम्मी, पापा, दादा, दादी होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट फैमिलीज होती हैं, मतलब ये इमीडिएट फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली, ठीक है। अब सब लोग वहाँ पे गैदर नहीं हो सकते थे, तो ये खुद ही जो कॉमनर्स थे वो अलाउड नहीं थे वहाँ पे। जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स था ना, वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे टेम्पल्स और रॉयल टेम्पल्स बनाया करते थे, जहाँ पर कॉमनर्स को अलाउड नहीं था। कॉमनर्स लोग वहाँ जा ही नहीं सकते। कॉमनर्स कौन होते हैं, कॉमन लोग, है ना, वहाँ पे जा ही नहीं सकते। सिर्फ जो हम नाम बोले, रॉयल लोग या फिर जो किंग्स होते हैं, इमीडिएट फैमिलीज, प्रीस्ट और जो ब्राह्मण होते हैं, वो गैदर करा करते थे। उसके बाद अलावा कोई अलाउड नहीं था यहाँ पे। इन जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से, कितनी मस्त तरह से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, इसमें कार्विंग करके। तो ये हमने एक टेम्पल का एग्जाम्पल पढ़ा, इसी को रिवाइज करते हैं। कंडारिया महादेव टेम्पल बिल्ट बाय धांगदेव इन 999, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ornamented gateway led to an entrance and the main hall महामंडप where the dances were performed। मतलब जो ornamented gateway था वो कहाँ लेके चला था हमको, महामंडप में डांसेस परफॉर्म होते थे, यहाँ पर लोग गैदर हुआ करते थे। कई जगह पे जो बड़े टेम्पल्स होते थे वहाँ महामंडप, मंडप, अर्धमंडप तीन हुआ करते थे, ठीक है, कई बड़े बड़े टेम्पल्स में। अब चीफ डियटी की इमेज कहाँ रखी जाती थी, इन द गर्भगृह और द मेन श्राइन। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल where the kings, is immediate families and the priest gathered, ठीक है। यहाँ पे खजुराहो कॉम्प्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राजा राजेश्वर टेम्पल, अब ये राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया था, राजा चोला ने। अब इसका जो आर्किटेक्चर है ना, उसका नाम थोड़ा अलग सा है, तो ये हमको चैप्टर 6 में बताया गया है इसके बारे में। तो इसमें क्या है, एक जगह है जहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसपे इसके आर्किटेक्ट ने अपना नाम भी छपवाया है, ठीक है। तो अब इसका आर्किटेक्ट राजा नहीं था, इसका आर्किटेक्ट कोई और था, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता था, कई राजा खुद ही उसके टेम्पल के आर्किटेक्ट हुआ करते थे, कई बार कोई और भी आर्किटेक्ट होता था। जो इस टेम्पल का, जो राजा राजेश्वर जो टेम्पल है ना, उसका आर्किटेक्ट कौन था, कुंजर मल्लन राजा। वो साउथ में सबके नाम जो
इस टेम्पल से रिलेटेड थे ना, टेम्पल से रिलेटेड जैसे राजा राजेश्वर टेम्पल था ना, तो वैसे ही जो मेन जो इसके रिलेटेड लोग थे ना, वो अपना नाम भी इस टेम्पल या फिर जो गॉड जैसा ही कर लेते थे। क्यों? वो खुद को गॉड दिखाना चाहते थे। अब आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, राजा की बात कर रहा हूँ। जैसे राजा राजा चोला और राजा राजेश्वर टेम्पल, जो राजा राजेश्वर जो वर्मन जिसकी जो गॉड था, जो डिएटी थी यहाँ पे, इन तीनों का ही नाम कितना सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो राजा हुआ करता था वो खुद को एक गॉड दिखाना चाहता था, वो खुद को बहुत बड़ा दिखाना चाहता था। ठीक है, अब उस समय कंस्ट्रक्शन इतना इजी नहीं था, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये सबसे टॉलेस्ट शिखर था उस समय का। इससे लंबा शिखर किसी का नहीं था। शिखर क्या होता है? ये वाला जो एरिया होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा एक पहाड़ सा, ये चीज, ये होती है शिखर इसकी। ठीक है, तो ये शिखर सबसे बड़ा था इस टेम्पल में। एंड इट वॉज द कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स, उस समय कोई क्रेन्स नहीं थी। एंड 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। तो अब मैनुअली ऐसे इंसान उठा के जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, तो इसीलिए क्या किया, एक इंक्लाइंड पाथ ले गए। मतलब इंक्लाइंड पाथ कैसे? सपोज अभी ऐसा कुछ बना दिया इन्होंने, ये एक रास्ता है, ठीक है ना, ये एक रास्ता है, जो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता बना लिया। अब ये रास्ते पे ये बड़ा सा पत्थर को लोग रोल करके ले जाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे जो रोल करके ले जाया करते थे ना, अब बिल्कुल ही उसके एंड के बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे ना, तो ये बहुत स्टीप हो जाएगा स्लोप। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल दूर से शुरू किया था, ताकि ये बिल्कुल स्टीप ना हो, थोड़ा स्लैंटिंग ही हो, आराम से चला जा सकता था। तो इसलिए जो कई बार सबसे जो दूर तक क्या हुआ, इस टेम्पल में क्या हुआ था, 4 किलोमीटर दूर तक एक बड़ा सा स्लोप था, 4 किलोमीटर दूर तक। एक बार तो यहाँ पे ना एक गांव भी था, तो उस गांव के ऊपर से चढ़ा था, बिल्कुल पूरे गांव के ऊपर से। उस गांव का आज भी क्या नाम है उसका, चारूपल्लम। चारूपल्लम का मतलब होता है द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन, चारूपल्लम। यहाँ पे बिल्कुल स्टीप स्लोप बनाने के बजाय उन्होंने जब लंबा करा ना, तो लंबा इतना ही लंबा चलेगा कि पूरा का पूरा गाँव ही उसके नीचे आ गया। तो द पाथ स्टार्टेड मोर देन, अब उनको यहाँ टेम्पल के पास से स्टार्ट नहीं करते थे, वो दूर से स्टार्ट करते थे। started more than 4 kilometers away so that it would not be so steep. It was dismantled after a temple was constructed, but the residents of the area remembered the experience of the construction of a temple for a long time. मतलब वो लोग तो भूल नहीं सकते इस एक्सपीरियंस को, कि अभी हमारे पूरे के पूरे शहर के ऊपर से एक बड़ा सा स्लोप जा रही है, तो हम उसको भूल थोड़ा ना सकते हैं। वो हमारे याद रहेगा कि देखो हमारे शहर में ऐसा था, बिल्कुल स्लोप थी, तो उसे तोड़ने के बाद भी उस लोगों को याद रहा। वो अभी भी उस गांव का नाम क्या हो गया, उस टेम्पल के पास क्या नाम रख दिया, चारूपल्लम, द विलेज ऑफ इंक्लाइन। ठीक है, हमने दोनों एग्जाम्पल पढ़ लिए 11th सेंचुरी में। सबसे पहले एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 7th और 10th सेंचुरी में कौन सी टेक्निक्स थी, ट्रेबिएट टेक्निक या फिर जो कॉर्बेल टेक्निक थी। उसके बाद 11th सेंचुरी में ये दो नए एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं टेक्निक्स के। उसके बाद 12th सेंचुरी आई, 12th सेंचुरी तो आएगी ना 11th के बाद, उसमें क्या एडवांसमेंट हुई, तो वो एडवांसमेंट के हम बारे में पढ़ेंगे। 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। जो हम कहीं कहीं जगह पे जाते हैं ना, कई हिस्टोरिकल जगह पे, तो क्या होता है, ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये वाली कहाँ गई, हाँ ये जो दरवाजा दिख रहा है ना एक बड़ा सा, ये फोटो हमको कई बार बड़े बड़े हेरिटेज साइट्स पे भी मिलती है। ठीक है, जो कुआते असलम मॉस्क है ना, कुआते असलम मॉस्क जो कुतुब मीनार के जो कॉम्प्लेक्स में जो एक मॉस्क भी है, कुआते असलम मॉस्क, उसका गेट वे है। तो उस गेट वे में क्या होता था, पहले ये 2 पिलर बनाए और फिर एक ये आर्च बनाया और फिर ये आर्च ही लंबा जा रहा है बिल्कुल यू, जैसे ये ना, ये टेक्निक्स पे भी आपको दिख रहा होगा, ये 2 पिलर खड़े किए और फिर ये आर्च बनाया और फिर ये जो आगे भी एक गेटवे जा रहा है और उस गेटवे के ऊपर भी अभी आर्च ही है। तो जो वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर वॉज अबव द डोर्स, जो डोर्स और विंडोज के जो ऊपर का वेट होता था ना, वो समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस। ये जो आर्च दिख रहा है ना आपको, ये वाला
समटाइम कैरिड बाय आर्चेस, ये आर्च के द्वारा उसे रखा जाता था, इस पे मतलब बैलेंस कर देते थे, मतलब इस पे रखा जाता था। द आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज कॉल्ड आर्कुएट, आर्च से ही आर्कुएट, ये हमको याद रहना चाहिए, आर्च से ही आर्कुएट। 12th सेंचुरी में कौन सी टेक्निक डेवलप हुई थी? आर्कुएट टेक्निक्स, ठीक है। तो आप है ना, ये जो पहले की जो हमको फोटो दिखी थी ना, इसके साथ एक बार कंपेयर करते हैं। इसमें क्या था, आर्च तो था, लेकिन पूरे के पूरे जो सुपर स्ट्रक्चर का वेट आर्च पे नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर का ही वेट आर्च पे रखा जाता था, और ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन 12th सेंचुरी की बात है, वो 8th और 10th सेंचुरी की बात है, मतलब 2 सेंचुरी का अंतर है यहाँ पे, दो या फिर 6 सेंचुरी का, 6 से 2 सेंचुरी तक का अंतर हो सकता है, क्योंकि 8 से 10th है ना। अब एक और क्या हुआ था, इस समय लाइमस्टोन सीमेंट यूज होना शुरू हुआ था। लाइमस्टोन सीमेंट में ऐसी क्या खास बात थी? लाइमस्टोन सीमेंट में क्या था, जब हम उसे स्टोन के चिप्स के साथ, अब चिप्स वाले नहीं, चिप्स होते हैं स्टोन के टुकड़े, तो अब स्टोन के टुकड़ों के साथ जब हम उन्हें मिक्स करते थे ना, तो वो हार्ड हो जाता था, और क्या बन जाता था? कंक्रीट। ऐसा भी हम जानते हैं, कहीं पे जो पहले जो कॉलोनीज बनी हुई है, जैसे पहले मैं कॉलोनी में रहता था, तो वहाँ पे क्या था, जो दीवारें थी ना, उनमें है ना पिंक, ऑरेंज, ब्लैक कलर के ना पत्थर घुसे हुए थे। हम उसे टच करते हैं ना, तो हमको इसे उभरा हुआ निकलता है, वो क्या थे, टुकड़े टुकड़े थे पत्थरों के, तो वो यूज होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और लंबे समय तक रहे। जो मेरी कॉलोनी थी वो बहुत पुरानी थी, और मतलब मेरे दादा थे उससे भी पहले की कॉलोनी थी वो, तो वो बिल्कुल दीवार इतनी स्ट्रांग थी उस समय भी, क्योंकि उसमें स्टोन चिप्स को मिक्स कर रखा था। लेकिन उस समय लाइमस्टोन सीमेंट यूज नहीं हुई थी, उस समय जो हमारी सीमेंट होती है आजकल वैसी सीमेंट यूज हुई थी, लेकिन उसके साथ जब हमने स्टोन चिप्स को मिक्स किए तो वो बहुत हार्ड हो गई और कंक्रीट बन गया। और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन ईजियर हो गया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता था, और थोड़ा ध्यान भी कम रखना पड़ता था इसका, क्योंकि अगर कहीं पे ऐसा होता कि मतलब बेकार सीमेंट यूज किया और टूट गया बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रांग था। और जैसे जो हमारे जो आर्च थे ना, सपोज हम आर्च में जा रहे हैं और किसी पे गिर गया वो आर्च, तो वैसा नहीं होता था, वो बिल्कुल स्ट्रांग हुआ करता था, ठीक है ना। जो फिगर 6 है, ये इसमें क्या है, नीचे घोड़े दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये फोटो इतनी जो बुक में इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन इसमें आपको साफ दिख रही होगी। ये यहाँ पे ना घोड़े हैं बिल्कुल, ये देखो, ये घोड़े यूज कर रहे हैं ले जाने और आने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये अकबर, ये जो वो था ना, अकबरनामा की एक पेंटिंग है, जो वाटर गेट ना आगरा फोर्ट में, उसका कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हॉर्सेस का यूज करा करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब उस समय टेम्पल्स, मॉस्क्स और टैंक्स कैसे बनते थे, तो हम जानते हैं उस समय के जो टेम्पल्स थे, साउथ के टेम्पल्स कितने सुंदर हैं। कोई जो चेन्नई या फिर जो साउथ में घूमने गए होंगे ना, उनको पता होगा कितने सुंदर टेम्पल्स है वहाँ के। अब एक और कारण क्या था कि उनको टेम्पल इतना सुंदर क्यों बनाते थे, और जो लोग इतना उस पर सपोर्ट कैसे करते थे? इसके 3 कारण है। फर्स्ट कारण ये कि जो राजा थे ना, वो क्या करते थे, टेम्पल्स की वर्शिप थी ना, इसलिए उसे बहुत, टेम्पल्स में वर्शिप है ना, तो वो वर्शिप के लिए इतना अच्छा बनाया करते थे, और जो लोग थे वो भी उनको सपोर्ट करते थे। वो भी सोचते थे कि हम कुछ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, गॉड के लिए, भगवान के लिए बना रहे हैं, तो हम इनको बिल्कुल साइलेंटली और सपोर्ट करें इस स्ट्रक्चर को, और थोड़ा हेल्प भी करें इस स्ट्रक्चर को बनाने में, क्योंकि किसके लिए बना रहे हैं, हम गॉड के लिए बना रहे हैं। सेकंड क्या तरीका था, सेकंड क्या मतलब रीजन था कि वो क्या करते थे, अपनी पावर या फिर जो वेल्थ और जो डिवोशन था ना उस पैटर्न का, जो राजा थे उसकी पावर, वेल्थ और डिवोशन को दिखाना चाहते थे, ठीक है। जो राजा राजेश्वर टेम्पल था ना, एक इंस्क्रिप्शन क्या बताता है, उसे किसने बनाया था, राजा राजा देव ने। तो किंग राजा राजा देव, मतलब जो राजा चोला था ना, वही था राजा राजा देव, तो उन्होंने बनाया था। अब किसने बनाया था, फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वर वर्मन। तो हमने एक चीज नोटिस की कि वो टेम्पल का नाम, राजा का नाम और गॉड का नाम कितना सिमिलर था ना। तो ये सिमिलर क्यों होता है, नोटिस द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। क्यों? क्योंकि जो राजा भगवान का नाम था ना, वो बहुत अलग, बिल्कुल यूनिक लगता था, एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, और वो खुद को भगवान दिखाना चाहता था। वो खुद को राजा नहीं बल्कि भगवान दिखा रहा था कि भाई मैं तो भगवान हूँ तुम सबका, अपने मतलब प्रजा के साथ कहता था।
रिचुअल्स के द्वारा क्या दिखता था कि जो एक गॉड राजा चोला था ना, वो एक गॉड था और उसका गॉड उसका भी गॉड था, मतलब वन गॉड ओनर्ड अनदर, मतलब जो राजा था वो गॉड बन गया, तो वो जो गॉड था ना, राजा जो किंग जो गॉड था ना, वो अपने ही गॉड की पूजा कर रहे हैं। डेट इन द टेम्पल वन गॉड ओनर्ड अनदर गॉड। ठीक है, अब एक बात थोड़ी ध्यान से सुनना कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे ना, वो किंग्स के द्वारा बनाया करते थे। अब सारे बड़े बड़े टेम्पल्स कोई मर्चेंट्स नहीं बनाते थे, मर्चेंट्स या फिर जो ट्रेडर्स होते थे ना, वो बनाते तो थे टेम्पल्स, लेकिन उतने बड़े नहीं बनाते थे, वो थोड़े छोटे टेम्पल बनाते थे। अब एक बात थोड़ी अलग है कि जो मेन डिगेटीज है ना टेम्पल का, जैसे अभी कोई विष्णु का टेम्पल है ना, तो उसमें कोई छोटी छोटी डिगेटीज भी होती हैं, उनके अलावा सिर्फ विष्णु की डिगेटी नहीं होती है। ठीक है ना, तो उन जो लेसर डिगेटीज थी ना, वो भी किसी ना किसी की तो भगवान थी ही, लेकिन वो उस किंग की भगवान नहीं थे। वो किसके भगवान थे? किंग की एलाइज और सबॉर्डिनेट की। अब थोड़ा मुश्किल है कि जैसे जो मेन डिगेटी था ना, वो किसके गॉड था? किंग का, मतलब जो सबसे बड़ा गॉड था ना, वो तो किंग का ही मतलब डियटी थी, मतलब जो किंग था वो सबसे बड़े गॉड की पूजा करेगा, लेकिन उसके जो एलाइज और सबॉर्डिनेट थे ना, वो सबसे बड़े मेन गॉड की पूजा नहीं करेंगे, वो किसकी पूजा करेंगे? जो अदर जो लेसर डियटीज होते थे ना, उनकी पूजा करेंगे। मतलब जो सबॉर्डिनेट्स और एलाइज का गॉड कौन थे? जो लेसर डियटीज इन द टेम्पल, और जो किंग की गॉड कौन थे? जो मेन डियटी इन द टेम्पल। ठीक है, The Sultan and the Badshah did not claim to be the incarnation of the God. अब देखो, जो हिंदू लोग क्या करते थे, मतलब जो इंडियंस लोग, हिंदू जो लोग थे, वो क्या करते थे? खुद को भगवान दिखाया करते थे। ठीक है ना, जैसे राजा हो रहा था ना, वो खुद को भगवान दिखाता था, लेकिन वो जो मुस्लिम सुल्तान और बादशाह थे, वो खुद को गॉड नहीं मानते थे, खुद को गॉड का रूप या अवतार नहीं मानते थे, बल्कि वो क्या मानते थे? खुद को शैडो ऑफ गॉड। बट द पर्शियन कोर्ट्स क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। खुद को गॉड की परछाई मानते थे। ठीक है ना, ठीक है। एंड अब जो कुआत इस्लाम मॉस्क है ना, वो क्या है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया था ना, उसका जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें एक मॉस्क है बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका मतलब क्या होता है? कुव्वत इस्लाम का मतलब होता है माइट या फिर ग्लोरी ऑफ इस्लाम। मतलब वो उस टेम्पल का नाम कैसे रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने? वो ये दिखाने के लिए कि इस्लाम की पावर क्या है, उसकी ग्लोरी क्या है, उसकी माइट क्या है। ठीक है ना, दिल्ली में है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिल्ली में बनाया गया था। उसमें क्या इंस्क्रिप्शन दिया गया कि जो अलाउद्दीन था ना, अलाउद्दीन खिलजी, भगवान ने उसे ही किंग क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि उसमें किसकी क्वालिटी थी? मोसेस और सोलोमन की। सोलोमन हम जानते हैं ना, जो लॉ गिवर्स थे हिस्ट्री के, उनमें से। और सोलोमन की कई कहानियाँ भी बहुत फेमस हैं, तो कहानी जो बहुत फेमस है, स्टोरीज, तो उनकी क्वालिटीज़ थी। कैसी क्वालिटीज़ थी? क्योंकि वो लॉ देते थे। अलाउद्दीन बहुत अच्छा लॉ देता था। अब थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, क्योंकि कुव्वत इस्लाम मॉस्क बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसमें अलाउद्दीन की बात कहाँ से आ गई? इसकी अलाउद्दीन की बात बाद में इंस्क्रिप्ट किया गया है, पहले इसमें कुछ नहीं था। जिस समय बना था ना ये, उस समय ये सब नहीं लिखा हुआ था। जब अलाउद्दीन रूल कर रहा था ना, या फिर उसके बाद के टाइम पीरियड में कुछ इंस्क्रिप्शन अलाउद्दीन के बारे में लिखे गए थे, बाद में किया गया था। अब उसमें ये भी लिखा हुआ था जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर कौन था, एंड आर्किटेक्ट कौन था? गॉड हिमसेल्फ। गॉड ही सबसे बड़े आर्किटेक्ट और लॉ गिवर थे। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किबला होता था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किबला इस चैप्टर में बाद में भी आएगा। तो किबला क्या था? किबला था वेस्ट। किबला क्या होती है? डायरेक्शन वेस्ट। अब ये कैसे याद रखो? मक्का पता ना, मक्का सऊदी अरेबिया में एक होली सिटी है, किसकी? मुस्लिम्स की उनकी भगवान से रिलेटेड जगह है। तो वो किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में, क्योंकि वो अरेबिया तो वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं, इंडिया के वेस्ट में राजस्थान की तरफ है ना वो। तो उस डायरेक्शन में जब मॉस्क में, इंडिया में भी या कहीं पे भी जो मॉस्क होता है ना, उसमें जब पूजा करते हैं ना, मतलब जो पूजा नहीं, मतलब जब अपनी प्रेयर बोलते हैं ना, तो वो प्रेयर किसकी तरफ मुंह करते हैं? मक्का की तरफ मुंह करके प्रेयर बोलते हैं। मक्का मतलब वेस्ट की तरफ मुंह करके प्रेयर बोलते हैं। तो वो डायरेक्शन को क्या कहते हैं? किबला। वो डायरेक्शन का क्या होता है? किबला। डायरेक्शन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन इन विच टुवर्ड्स विच मुस्लिम्स प्रे
इन द मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है। मॉर्निंग प्रेयर में जिस डायरेक्शन में वो प्रे करते हैं उस डायरेक्शन को कहते हैं किबला। उसके बाद अब जैसे जैसे नई डायनेस्टीज पावर में आई ना, तो जो किंग लोग क्या करते थे, खुद की जो उनके राइट्स थे ना उसे बढ़ाते थे। कि जैसे अभी किंग क्या कर सकते हैं, वो खुद को भगवान तो नहीं दिखा सकते ना, खुद को भगवान तो नहीं मतलब दिखा सकते ना। जो बाबर था, बाबर नहीं बलबन था ना, बलबन दिल्ली सुल्तान का, उसकी एक बात बताऊँ, वो क्या करता था, वो खुद एक मतलब हाई कास्ट का नहीं था, नोबल फैमिली से नहीं था वो। और अगर कोई नोबल फैमिली से नहीं है तो वो राजा भी नहीं बन सकता। तो वो क्या करा, उसने बिल्कुल अच्छे से लॉ देना शुरू किया, सब बिल्कुल जस्टिस देना शुरू किया। सबसे हाई कास्ट लोगों को भी अगर उसने कोई गलती करी तो उनको सख्त से सख्त सजा देते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे, जस्टिस दिया करते थे, इनजस्टिस नहीं करते थे। तो ऐसे वो क्या करता था, खुद को दिखाया करता था कि वो भगवान के पास है, मतलब भगवान के करीब है, मतलब वो एक हाई कास्ट फैमिली में बॉर्न हुआ है। तो अपने मॉरल राइट को बढ़ाते थे वो। कैसे, जब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाते थे ना, तो वो उनको एक चांस दे रहे थे कि वो खुद को दिखा सके, प्रोवाइडेड रूलर्स द क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। मतलब वो दिखा सकते थे कि वो भगवान के बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने टेम्पल्स बनाए हैं। वो किसके लिए, भगवान के लिए। अब जब एक पॉलिटिकल चेंज होता था ना, जब उनको लगता था कि मेरी गद्दी छिन सकती है, तो वो क्या करते थे, ऐसा ही कुछ करते हैं जिससे वो जो लोग थे ना, जो कॉमनर्स थे, वो उसके सपोर्ट में आ जाए। जो लर्नेड और जो पायस थे ना, उनको उनके पैटर्न बन जाया करते थे, है ना। पैटर्न कौन होते हैं, ऐसे लोग जो लर्नेड म्यूजिशियंस पोएट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रिलीम। तो उनकी सिटीज और उनकी कैपिटल्स को ग्रेट कल्चरल सेंटर में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। अब ऐसा बहुत जगह माना जाता था कि जो अच्छा जस्ट किंग होता था ना, उसके टाइम पीरियड में प्लेंटी ऑफ रेन होती थी, और जो देवता होते थे वो रेन को रोकते नहीं थे। उसी टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट था, कंस्ट्रक्टिंग वाटर टैंक्स टू स्टोर प्रीशियस वाटर। तो अलाउ एक सबसे फेमस वाटर टैंक क्या है, हौज सुल्तानी। हौज सुल्तानी किसने बनाया था, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने आउटसाइड दिल खुआना and warned universal respect for constructing a large reservoir। उसने एक लार्ज रिजर्वायर बनाया आउटसाइड द लेक खुआना, नोन एज हौज सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वायर, ठीक है। रूलर्स क्या करते थे, बड़े बड़े टैंक्स बनाया करते थे जो कॉमनर्स के द्वारा यूज किए जाते थे, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, जो टेम्पल्स है, गुरुद्वारा, मॉस्क के बिल्कुल पास में है ना, एक वाटर की स्टोरेज बनाते थे। जैसे जो अमृतसर में रहते हैं, या फिर जो पंजाब के एरिया में रहते हैं, या फिर जो कुछ लोग जो अमृतसर घूमने भी गई हैं, उन लोगों को एक बार पता होगी हरमंदिर साहिब क्या है। हरमंदिर साहिब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हरमंदिर साहिब इज द सेकेंड नेम फॉर गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल में जो आपको फोटो में दिख रहा होगा ना, कितना बड़ा वाटर रिजर्वायर है। तो ऐसे ही गुरुद्वारा, मॉस्क, टेम्पल में वाटर रिजर्वायर बनाया करते थे, और इन द प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। अब आपको बताऊँ सोमनाथ टेम्पल क्या है। सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। जब तिमूर ने दिल्ली पर अटैक किया ना, तब उसने उसे क्यों टारगेट किया, तिमूर ने नहीं, सॉरी, मोहम्मद ऑफ गजनी ने उसे ही टारगेट क्यों किया, उस सोमनाथ टेम्पल को ही क्यों किया। मैंने गलत बोल दिया, तिमूर नहीं, मोहम्मद गजनी, ठीक है ना। मैंने गलत बोल दिया, ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनी से अपनी एक रेड में सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। क्यों, उसी को क्यों लूटा, किसी और टेम्पलों को नहीं लूटा। और वो लूटा होगा तो वो कितना फेमस क्यों है, क्योंकि वो टेम्पल बहुत रिच था। अब वो टेम्पल कोई इंसान नहीं है जो रिच है, लेकिन उसने जो बहुत पावर थी और वेल्थ थी। पावर कैसे, उसमें बहुत सोना चांदी पड़ा हुआ था, और उसके में बहुत वेल्थ था। जैसे जो लोग होते थे ना, लोग नहीं रूलर्स होते थे, वो उसमें बहुत वेल्दी कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो खुद को एक बार डिवोटी टू गॉड दिखाना चाहते थे, और खुद को बहुत रिच दिखाना चाहते थे। और जो एक दूसरे पे जब अटैक करते थे ना, दे ऑफन टारगेटेड टेम्पल्स। हम इसके लिए ना 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्यों करते थे, और एक तो एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। अर्ली 9th सेंचुरी में जो पांड्या किंग था ना, श्री महाराज श्री वल्लभा,
तो उसने जब श्रीलंका को रेड किया था ना पांड्यन किंग ने, आपको पता होगा पांड्या किंग्स ने श्रीलंका के किंग और क्वीन को कैप्चर करके उसको बंदी बना लिया था, ठीक है ना। जब उन्होंने श्रीलंका को इन्वेट किया ना और सेनावन किंग का नाम है, उसे हराया ना, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या लिखा कि उसने सारे वैल्यूएबल्स हटा दिए। स्टैचू ऑफ बुद्धा जो पूरी की पूरी गोल्ड से बनी थी ना ज्वेल पैलेस में, उसे लूट के चले गया। गोल्डन इमेजेस फ्रॉम वेरियस मोनास्ट्रीज को लूट के चले गया, सब कुछ लूट लिया। सिन्हरीज रूलर था ना, जो सिन्हरीज डायनेस्टी थी ना, उसका एक रूलर था सेनावन से ही सिन्हरीज रूलर का जो डायनेस्टी थी ना, उसके प्राइड को एक झटका लगा था, और इसी झटके को उसको ठीक किसने किया? द नेक्स्ट सिन्हरीज रूलर सेना 2। उसने अपने जनरल को क्या कहा? मदुराई को इन्वेट करो। मदुराई क्या है? द कैपिटल ऑफ पांड्या। बदला लेने के लिए मदुराई को इन्वेट करा, कैपिटल ऑफ पांड्या, और उन्हें एक स्पेशल एफर्ट था ताकि वो गोल्डन स्टैचू को रिस्टोर कर सके बुद्धा की, ठीक है। तो देखा ना ज्वेल पैलेस में क्या क्या पड़ा था, टेम्पल्स में क्या क्या पड़ा था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पूरी सोने की इमेजेस, बड़ी बड़ी सोने की बुद्धा की इमेजेस, इसीलिए उनको लूटते थे। एक और तो अभी तो हद से ही बाहर रहता है, ये वाला एग्जाम्पल, अर्ली 11th सेंचुरी में जो शिवा टेम्पल था ना, अब वो कंडारे महादेव नहीं, ये चोलास की बात हो रही है। एक शिव टेम्पल नहीं था, बहुत सारे शिव टेम्पल थे, तो उनमें से एक था शिव टेम्पल जो राजा चोला ने, राजा चोले के बेटे ने बनाया था अपने कैपिटल में। उसकी कैपिटल क्या थी? कमेंट में बताना उसकी कैपिटल का क्या नाम था, ठीक है। और उसने अपने जो कैपिटल थी ना, उसमें जो टेम्पल था, उस टेम्पल में प्राइज्ड स्टैचूज को भर दिया। ऐसे स्टैचूज तो रूलर्स को हरा के लूटी गई हैं। ऐसे जो सन पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल एक, आप ये जो फोटो देख रही है ना आपको पेडेस्टल की, ये पेडेस्टल होता है कि जो पेडेस्टल आपको पता हो ना, जब इसमें मूर्ति पड़ी होती है ना, मूर्ति रखी होती है ना, तो मूर्ति के नीचे एक पिलर सा बना होता है। जैसे ये एक पिलर है, कलर चेंज करना जरूरी होता है फिर, है ना। तो ये एक पिलर है, इस पिलर के ऊपर कोई भी मूर्ति पड़ी है सपोज, है ना, तो जो पिलर होता है ना ये वाला, ये कहीं पर डिजाइन में भी बना होता है, ठीक है, इस पे कभी ऐसे बना होता है। तो ये पिलर को क्या कहते हैं? पेडेस्टल। इस पिलर को कहते हैं पेडेस्टल, ठीक है ना। तो ये पेडेस्टल था एक, है ना। एक सेकंड में इसे हटाओ, ये लिखा बुद्धिस्ट मॉन्क, सेकंड लाइन, रिमूव्ड ऑल वैल्यूएबल्स, ठीक है ना। बुद्धा करना भूल गया था। गोल्डन इमेजेस, स्टैचू ऑफ बुद्धा, ठीक है ना। ये देखो सेना 1, और फिर यहाँ पे सेना 2। फिर देखो नेक्स्ट का सिमिलर इन द अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiv temple in his capital and filled it with prized statues seized from defeated rulers। मतलब वो क्या थी? जो डिफीटेड रूलर्स है उन्होंने लूटी हुई थी। अब क्या की थी? जो सन पेडेस्टल, एक मतलब बहुत पेडेस्टल था जिसमें मूर्ति रखी गई थी, फ्रॉम द चालुक्यास, गणेश स्टैचू, सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू, ठीक है ना। कौन सी? सन पेडेस्टल, गणेश स्टैचू, दुर्गा स्टैचू फ्रॉम द चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, एंड भैरवी की स्टैचू, भैरव, इमेज ऑफ भैरव, अ फॉर्म ऑफ शिवा, एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगास ऑफ उड़ीसा, एंड काली स्टैचूज फ्रॉम द पालास। मतलब हद से बाहर सन पेडेस्टल ऑफ चालुक्यास, गणेश स्टैचू, बहुत सारी गोल्डन स्टैचूज, दुर्गा के स्टैचूज, नंदी स्टैचूज ऑफ चालुक्यास, भैरव और भैरवी की गोल्ड की स्टैचू, द कलिंगास, गोल्ड की नहीं थी वो, गोल्ड की अलग थी, काली स्टैचू फ्रॉम द पालास ऑफ बंगाल। अब सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी की बात करते हैं, ठीक है ना। एक से वापस रिवाइज कर दूँ, बहुत जल्दी खत्म हो गया ये, ठीक है ना। उसने बहुत सारे प्राइज स्टैचू से फिल कर रखा था अपना टेम्पल को। तो मैंने आपको गजनी का बात बताया ना, गजनी की बात, वो भी इसी समय रूल कर रहा था जिस समय राजेंद्र I रूल कर रहा था, ठीक है ना। सुल्तान मोहम्मद गजनी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र I। कंटेम्पररी जिनको मतलब नहीं पता है उनको बता देता हूँ, कंटेम्पररी वो होता है जो किसी एक और के टाइम पीरियड में ही रूल कर रहा होता है।
मतलब जो लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से रटना चाहते हैं ना, वो उनको कंटेम्प्रेरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अकबर के टाइम पीरियड में और कौन रूल कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान नहीं, महाराणा प्रताप रूल कर रहे थे, और महाराणा प्रताप के टाइम पीरियड में और कौन रूल कर रहा था। तो ऐसे ही जो उनके टाइम पीरियड्स में जो किंग्स रूल कर रहे हैं ना, उनको आपस में पता होना चाहिए अकबर के टाइम पीरियड में ये रूल कर रहा था, हुमायूं के टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी रूल कर रहा था। तो ऐसे फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आया था? तिमूर। मतलब जो जब सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी ना, तो किसके साथ साथ हुई थी? जब तिमूर के इन्वेजन के साथ। तिमूर के इन्वेजन में जो जनरल था वो था एक सैयद डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर। तो वो जनरल वहाँ पे किंग उन्होंने अपनी एरिया बना लिया था उस जनरल ने, ठीक है ना। और इंडिया में बनाई गई थी उसने अपनी सैयद डायनेस्टी, ठीक है ना। तो अब मोहम्मद ऑफ गजनी है ना, ये तिमूर की बात कर रहा था मैं। अब मोहम्मद ऑफ गजनी किसका कंटेम्प्रेरी था? राजेंद्र वन का, ठीक है। तो उसके टाइम पीरियड में उसने ना नॉर्थ इंडिया ही नहीं, सिर्फ पूरे सब कॉन्टिनेंट पे किंग्स को डिफीट किया, उनकी आइडियल्स और वेल्थ को लूटा, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद उस समय का इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, हमको उसके बारे में अभी ये बुक बताती भी नहीं, लेकिन ऐसे क्या चीज़ उसने की जिससे वो इतना पॉपुलर हो गया। उसने क्या किया? टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, स्पेशली द वन ऑफ द सोमनाथ वाला टेम्पल था ना, उसे डिस्ट्रॉय करके उसने एक अपनी जगह बना ली इन द मिडिल एजेस, ठीक है। अपनी मिडिल एजेस में अपनी एक जगह बना ली। एंड मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस। मतलब जो उस समय के टाइम पीरियड में एक ही मतलब रीति रिवाज ही क्या था, कल्चर ही क्या था उस समय का लोगों का, रूलर्स का, कि अपनी पावर को पावर कैसे दिखाओगे वो लोग? वो पावर को कैसे दिखाते थे? पावर दिखाते थे बाय लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड किंग्स। मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए वो हारे हुए रूलर्स के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी ना, उन पे अटैक करा करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसने अपना एक जगह बना ली और विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम का टाइटल मिल गया उसके। अब गार्डन्स, टोम्ब्स एंड फोर्ट्स, मैंने चहरबाग की बात की थी ना, ज्योमेट्रिकल डिजाइन में हुमायूं के टोम में, तो वो चहरबाग के ही बारे में और वैसे ही और गार्डन्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक से मतलब जो टाइटल है ना उससे रिलेट करेंगे हम। गार्डन्स, टोम्ब्स एंड फोर्ट्स, मतलब वो गार्डन्स बनाया करते थे, टोम्ब्स बनाया करते थे और फोर्ट्स बनाते थे। अब उनके ही बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मुगल्स के अंदर पता है ना क्या हुआ था? आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। जितने भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उनमें से है ना सबसे इंडिया का जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, ताजमहल, वो मुगल्स ने बनाया था। शाहजहां ने। आगरा फोर्ट मुगल्स ने बनाया था, या फिर जो आगरा फोर्ट फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था मुगल्स ने। उसके अलावा जो और भी जो बहुत सारे जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनाया था, अलग अलग जगहों पे बनाया गया था। तो ऐसे जो अच्छे जो आर्किटेक्चर है ना अभी के टाइम पीरियड में, उनमें से मोस्ट तो मुगल्स ने ही बनाए हैं, है ना। कई तो इंडियन रूलर्स ने भी बनाए हैं, लेकिन जो मोस्ट हैं वो मुगल्स ने ही बनाए हैं, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड। मतलब वो आर्किटेक्चर मतलब लोगों के लिए नहीं करते थे या फिर खुद को बड़ा दिखाने के लिए नहीं करते थे। दे वर पर्सनली इंटरेस्टेड, मतलब वो खुद से भी इंटरेस्टेड थे इन द लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेक फॉर्मल गार्डन्स। मतलब जो फॉर्मल गार्डन्स क्या थे, अब फॉर्मल गार्डन का एक बार डिजाइन दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? एक गार्डन, ठीक है ना, ये गार्डन है, ठीक है ना। तो इस गार्डन में बीच में वाटर चैनल्स डालते थे। ये आपको समझ नहीं है किस तरह, लाइक ब्लू कलर कर लेता हूँ इसे। ये जो ब्लू कलर है ना, ये क्या है? वाटर की चैनल्स हैं जहाँ से वाटर जाता है। तो अब इस वाटर चैनल की हेल्प से उन्होंने क्या किया? हमने ये फर्स्ट गार्डन, सेकेंड गार्डन, थर्ड गार्डन, फोर्थ गार्डन, तो ये पूरा मिला के क्या बन गया? एक फॉर्मल गार्डन, ठीक है ना।
प्लेस्ड विद इन अ रेक्टेंगुलर फोल्ड एनक्लोजर, बता दिया ना ये ऐसे, एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय चैनल्स, ठीक है ना, ऐसे। आर्टिफिशियल चैनल जो बनी भी नहीं थी वो आर्टिफिशियली बने गए थे, जैसे अब इस फोटो में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि ये फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना, और इनके बीच में ये वाटर की चैनल्स है, ये देखो, ओके ना, ऐसे ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब चाहरबाग वर नोन एज चाहरबाग बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। चाहरबाग का मतलब होता है 4 गार्डन्स, लेकिन 4 ही नहीं थे उसमें, 4 बहुत सारे थे। जैसे जो ऊपर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो आर्किटेक्चर है ना, ठीक है ना, ये वाला, ये हुमायूं की टोम्ब का चाहरबाग है, मुगल चाहरबाग, ये हुमायूं की टोम्ब का है। इसमें देखो, अगर आपको फोटो में ढंग से नहीं दिख रहा हो तो मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको। आप इसमें देख सकते हैं ना, ये एक फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये ज्योमेट्रिकल सारे इक्वल है ना, और कितनी अच्छी ज्योमेट्रिकल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है, रेक्टेंगल नहीं है पूरे, और भी डिजाइन है, जैसे ये तो ये है ना चाहरबाग थे। ये किसमें है, ये हुमायूं की टोम्ब का चाहरबाग है, चाहरबाग इन द हुमायूंस टोम्ब दिल्ली। जैसे देखो यहाँ पे भी ये एक और चाहरबाग थे शालीमार गार्डन्स में, ठीक है ना, और उसके नीचे देखो मैं और दिखाता हूँ आपको, लाल महल बारी है ना, लाल महल बारी, उसमें जो रिवर फ्रंट गार्डन क्या था, रिवर फ्रंट गार्डन इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो एक रिवर फ्रंट गार्डन एक स्टाइल था आर्किटेक्चर का, तो उसका चाहरबाग है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम इसी चैप्टर में अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अकबर ने शुरू किया था चाहरबाग का कॉन्सेप्ट, और फिर शाहजहां जहांगीर ने भी कंटिन्यू किया। अब अकबर ने क्या किया, ट्राई किया टू कॉपी द आर्किटेक्चर ऑफ द टोम्ब ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। अब ये एक लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी इस लाइन में ही बहुत बड़ा मतलब है कि क्या लिखा है, अकबर आर्किटेक्ट्स टर्न्ड टू द टोम्ब ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर। तो अब ये आर्किटेक्ट्स की एंसेस्टर की बात नहीं हो रही है, ये अकबर के एंसेस्टर की बात हो रही है। अब देखो जो मुगल्स थे ना, आपने चैप्टर नंबर 4 में भी ये पढ़ा होगा, जो मुगल्स थे ना, ये मुगल्स के ना 2 साइड थे, अभी भी हम 2 साइड से मतलब बिलोंग करते हैं, फादर साइड और मदर साइड। तो जो फादर साइड थे ना, ये फादर साइड से किससे बिलोंग करते थे, तिमूर के, और मदर साइड से किससे बिलोंग करते थे, जंगेज खान। जंगेज खान कौन था, कहाँ का रूलर था, और कौन सा एम्पायर था इसका, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैंने इसकी हिंट दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर में से इसका एक एम्पायर था। तो अकबर के आर्किटेक्ट ने अकबर के ही जो फादर साइड जो इसके एंसेस्टर थे ना, कौन थे, तैमूर, उसकी टोम्ब के आर्किटेक्चर को कॉपी करने की कोशिश की उसमें, और उस कॉपी करके किसका टोम्ब बनाई उसने, अपने ही पापा की टोम्ब बनाई। अकबर ने अपने ही पापा की मतलब हुमायूं की टोम्ब बनाई, क्योंकि हुमायूं तो अपने शेर मंडल से गिर के मर गए थे ना, तो उसने अपने पापा की टोम्ब बनाई, ये रही द सेंट्रल टावरिंग डोम। अब एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रल टावरिंग डोम का मतलब ये वाले डोम, ये डोम दिख रही है ना, सेंट्रल टावरिंग डोम है। उसके बाद ये पूरे एक चाहरबाग है, ये पूरा दिख रहा है ना आपको, इतना सही नहीं, बिल्कुल पीछे जाकर भी ये चाहरबाग है। ये अब 3D में नहीं दिख पा रहा आपको, वरना पीछे फोटो में दिखाया था ना, वैसे चाहरबाग है ये। मतलब ये बड़ा सा गार्डन बनाया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसके इसमें, और इसके बिल्कुल बीच में चाहरबाग के ये था जो दिख रहा है ना आपको, इसका आर्किटेक्चर की चीज, ये चीज बिल्कुल इसके बीच में थी, इसके चारों तरफ चाहरबाग है, ठीक है ना। तो इसे जब उसने तिमूर की टोम्ब को कॉपी किया ना, तब क्या निकला उसमें से, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक। तो अभी आपको जो दिख रहा है ना ये गेटवे, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन हम इसके सामने बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सा टॉल गेटवे था, इसे हम कहते थे पिश्ताक,
ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन गए मुगल कोर्ट में, मतलब मुगल आर्किटेक्चर में। फर्स्ट विजिबल इन द हुमायूंस टॉम्ब, सबसे पहले किस में हमको दिखी गई? हुमायूंस टॉम्ब में। इट वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द ह्यूज फॉर्मल गार्डन चाहरबाग एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइज। 8 पैराडाइज क्या होता है? इधर से देखना, ये सेंट्रल हॉल बन गया। अब इसके चारों तरफ ये गया, ये 2 गया, ये रास्ते हैं 3 या फिर 4, और इसके चारों तरफ 8 रूम है। ये 4 रूम हो गए, और यहाँ पे भी एक और रूम है, एक और रूम है, एक और रूम है, एक और रूम है। तो ये पूरे मिला के कितने हो गए? 8 रूम हो गए। तो ये एक तरीका था, सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। वो 8 रूम्स में सेंट्रल हॉल नहीं गिनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रूम्स गिनेंगे। ओके ना। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, दिख रही होगा रेड सैंडस्टोन। और आपको अलग से जो इसका जो डिजाइन है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया थोड़ा और पतला कर लूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझा सकूँ। ये है ना, ये चीज़ यहाँ आपको वाइट वाइट दिख रहा है। ये वाइट वाइट क्या है? इसकी एजेस पे वाइट मार्बल लगा है। तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ? इस समय वाइट मार्बल का यूज शुरू हुआ। उसके बाद ताजमहल हमारा वाइट मार्बल से कंस्ट्रक्ट किया गया। पिश्ताक क्या था? जल्दी बताओ, पिश्ताक क्या था? पिश्ताक वॉज द टॉल गेटवे, ठीक है ना, जो हुमायूंस के टॉम्ब में भी है। टॉल गेटवे पिश्ताक था। हष्टभीष्ट क्या था? हष्टभीष्ट मैंने बताया नहीं क्या? हष्टभीष्ट था 8 पैराडाइसेस, द सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, उसे क्या कहते थे? हष्टभीष्ट। पिश्ताक क्या था? टॉल गेटवे। हष्टभीष्ट क्या था? 8 पैराडाइज, ट्रेडिशन 8 पैराडाइज, सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। अब इसमें भी किबला की बात होगी, ठीक है। अब शाहजहां के टाइम पीरियड में जितने भी एस्पेक्ट्स थे ना मुगल आर्किटेक्चर के, जितने भी तरीके थे, जितने भी स्टाइल्स थे ना, उनको मिक्स कर दिया गया। और दिल्ली, आगरा में इन्होंने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी। जो पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के तो सेरेमोनियल हॉल्स है ना, वो इसने बहुत अच्छे आर्किटेक्चर से बनाए गए थे। जो दीवाने खासो आम, जो दीवाने आम थे, वो बिल्कुल केयरफुली प्लान किए गए थे। जो दीवाने आम था ना, जो ऑडियंस हॉल था ना शाहजहां का, वो कैसा था? कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, मतलब वो एक मॉस्क के रूप में बनाया गया था, ठीक है। एक बात बताना भूल गया, जो उसमें क्या था? चिहिन सुतुल की स्टाइल में बनाया गया था। चिहिन सुतुल क्या था? चिहिन सुतुल या फिर चिहिन सुतुल क्या था? कोर्ट विद 40 पिलर हॉल। ये हॉल है बड़ा सा, और इसमें 40 पिलर है। मैं 40 पिलर तो बना नहीं सकता, ये एक पिलर, 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 ऐसे 40 पिलर थे, ठीक है ना। डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हष्ट विशिष्ट पिश्ताक चिहिल सुतुन। अब मैंने बताया ना, उसके ऑडियंस हॉल या फिर जो दीवाने आम थे ना, वो किसकी तरह थे? कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क के रूप में थे। जो पेडेस्टल था ना, पेडेस्टल फिर से आ गया। पेडेस्टल मतलब ये जो आपको दिखाया हुआ है फोटो में, ये बनाया गया एक पिलर, और इसके ऊपर उसके थ्रोन पड़ा हुआ है। पिकॉक थ्रोन पे भी इस पे ही पड़ा था। पिकॉक थ्रोन था ना शाहजहां का, वो भी ऐसे ही पेडेस्टल पे ही था। ये पिकॉक थ्रोन की आपको फोटो भी दिख रही होगी। तो जो उसका ऑडियंस हॉल था रिजेंबल्ड अ मॉस्क। द पेडेस्टल ऑन विच द थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला। मतलब किबला क्या थी? जब डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट प्रेयर। तो अब उस पेडेस्टल को किबला क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी कोर्ट शुरू होता था ना, तो जितने भी नोबल्स थे ना, उस पेडेस्टल की तरफ मुंह करके देखते थे। तो अब उस पेडेस्टल को एक डायरेक्शन बना दिया, जिस डायरेक्शन में सभी नोबल देखते थे, और उसे कह दिया किबला। अब इससे हमको क्या पता चलता है? द आइडिया ऑफ किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। इसकी वजह से, उस किबला की वजह से ऐसा दिखा कि जो किंग है वो एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। ओके। अब पिएट्रा डुआ क्या होता है? पिएट्रा डुआ कई घर में भी लगा होगा, वैसे मेरे घर में भी पिएट्रा डुरा लगा हुआ है। पिएट्रा डुरा क्या होता है? जैसे आपको फोटो दिख रही होगी, ये बहुत सुंदर है। पिएट्रा ताजमहल में हो रखा है, ये ताजमहल का पिएट्रा डुरा है।
कि मतलब मार्बल में क्या होता है, कार्व किया गया है ब्लैक स्टोन या फिर कोई कलर्ड स्टोन को कार्व किया गया है, ठीक है ना। तो ये एक जब पेंटिंग का रूप ले लिया इस पिएट्राडूरा ने। अब कहाँ ये पिएट्राडूरा, ये बताना भूल गया मैं। एम्परर की जो थ्रोन थी ना, उस थ्रोन के पीछे जो वॉल थी ना, उस पर पिएट्राडूरा हो रखा था। अब पिएट्राडूरा क्या था, मतलब मार्बल पे फोटो दिखी थी ना आपने, मार्बल पे डिजाइन कर रखा है ब्लैक कलर में, है ना। वो क्या एक पेंटिंग बना लिया। अब वो पेंटिंग क्या थी, डिपिक्टेड द लेजेंड ऑफ द ग्रीक गॉड ऑर्फिस। जो ऑर्फिस था ना, ऑर्फिस, वो उनकी एक पेंटिंग बनाई। ऑर्फिस ग्रीक गॉड थे। अब वो इतने फेमस क्यों थे, अपनी ल्यूट की वजह से। ल्यूट एक गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, फोटो में दिख रहा होगा। ये पूरा गिटार नहीं होता, अभी का गिटार जैसा होता है, लेकिन उसे ल्यूट कहते हैं। तो उसका जो ल्यूट का जो म्यूजिक था ना ऑर्फिस का, वो क्या कर सकता था, फिरोशियस बीस्ट को शांत कर सकता था। लेकिन कब तक शांत रहेंगे, कि जब तक दोनों ही साथ आराम से रहे। अब ऐसा नहीं है कि वो लड़ने लग जाए, चाकू लेके आ गए, ऐसा नहीं है। जब तक वो शांत रहेंगे तब तक बीस्ट भी शांत रहेगा, वरना वो भी अटैक करेगा उनपे, है ना। अब ये क्या दिखाना चाह रहा था कि जो शाहजहां का ऑडियंस हॉल था ना, वो किंग्स की जस्टिस, हाई लोग और लो लोग को एक इक्वल बना के रखेगी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। मतलब शाहजहां हार्मनी को प्रमोट करता था, ठीक है ना। अपने स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में शाहजहां की कैपिटल आगरा में थी, लेकिन बाद में इसकी कैपिटल क्या हो गई, शाहजहांबाद, ठीक है। अब रिवर यमुना के पास में है ना, नोबिलिटी ने अपने घर बना रखे थे। अब वो घर भी कैसे बने हुए थे, घर भी चार बाग स्टाइल में बने हुए थे। मतलब मैं दिखाऊं आपको चार बाग स्टाइल कैसे। ये बड़ा सा उनका गार्डन है, गार्डन के बीच में ऐसे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, और इसके बिल्कुल बीच में उनका घर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चार बाग स्टाइल में बने हुए थे उन सबके घर, जो आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, इसमें आपको समझ आएगा। ये दिख रहा है ना आपको। आप बहुत ध्यान से देखना इस फोटो को, केयरफुली अपनी बुक में देखिए, ठीक है ना। आपको इसमें दिखेगा नहीं ढंग से। ये जो साइड में आपको गार्डन्स दिख रहे हैं, हरे हरे, उधर भी दिख रहे होंगे। ये देखो, ये पूरे वो नहीं की चीज, ये देखो ये तो ये जो गार्डन्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये घर है किसके, चार बाग स्टाइल में घर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये रिवर फ्रंट गार्डन था, मतलब ये, सॉरी रिवर फ्रंट नहीं, तो नोबल्स ने अपने घर बना रखे थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ठीक है। अब चार बाग्स की है ना एक अलग सा वेरिएशन था, जिसको कहते थे रिवर फ्रंट गार्डन। आया था ना, मैंने बताया था ना रिवर फ्रंट गार्डन। तो रिवर फ्रंट गार्डन भी एक चार बाग की ही वेरिएशन थी। वेरिएशन मतलब उसी का एक टाइप था, जिसमें क्या होता था, चार बाग में ये एक बड़ा सा और बीच में उसका घर है, या फिर बीच में जो ड्वेलिंग थी। लेकिन इसमें क्या होता था, ये बड़ा सा और जो ड्वेलिंग है वो कहाँ है, इसके कोने में है। अब आप मुझे बताइए, इसका एक एग्जाम्पल बताइए। थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि आप इस फोटो में देखिए, पीछे रिवर यमुना है, और हाँ ये बताना भूल गया मैं आपको, ये जो गार्डन है ना, इसके पास में है ना एक नदी भी जा रही है, मतलब इसके पास में नदी जाना जरूरी है, ठीक है। तभी तो कहा रिवर फ्रंट गार्डन, मतलब उस घर के सामने, उसके फ्रंट में क्या है, रिवर है, और उसके पीछे क्या है, गार्डन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उसके ताजमहल दिख रहा है ना आपको फोटो में, इसका फ्रंट क्या है, अभी हमको ये बैक से दिखा रहा है, और इसके फ्रंट में आपको दिखा ना रिवर यमुना है, और उसका रिवर यमुना इसके सामने है, और उसके पीछे गार्डन है। ताजमहल इसके गार्डन के बिल्कुल एंड पे है। तो ये एक एग्जांपल है रिवर फ्रंट गार्डन का। जैसे ये है, ये आ गए रिवर यमुना, आगे ये ताजमहल यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा ताजमहल है, और इसके यहाँ पे गार्डन है, ठीक है ना, ये दिख रहा। तो ये एग्जाम्पल है रिवर फ्रंट गार्डन का। तो इसने रिवर फ्रंट गार्डन क्यों बनाया, क्या कि ये जो नोबल्स के पास जो एक्सेस था ना रिवर का, उसे कंट्रोल कर सके, ताकि ये नोबल्स पूरी नदी खाली ना कर दे, मतलब कि नोबल्स उस नदी का पानी फालतू में एक्सेसिव यूज ना करे, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए।
अब इसने ना एक अजीब तरह से कुछ डिफरेंस कर दिया अपने बेटों में, जिससे है ना कई प्रॉब्लम्स भी इमर्ज हुई। जैसे औरंगजेब ने ना दारा शिकोह को मारा था। दारा शिकोह पता है कौन था? दारा शिकोह ही उसका ही भाई था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब और 2 और थे, ठीक है ना, इसमें नाम नहीं दे रखे। तो अब वो 4 बेटों में ना फाइट हो गई थी थ्रोन कर लेकर बाद में जाके। तो औरंगजेब ने ना क्या किया, दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था ना, उसे मार दिया था। और ये जो इनके बीच में जो फाइट थी ना, ये बचपन से ही थी। इनके बचपन से फाइट होगी नहीं, लेकिन इनके बीच में ना एक डिफरेंस रखता था शाहजहां। जैसे जो दारा शिकोह था ना, जब उसने अपनी शाहजहां कैपिटल करी ना, तो उनके बेटे को कहा कि तुम है ना रिवर से बहुत बहुत दूर शहर में अपना घर बनाओ। लेकिन दारा शिकोह को क्या किया, उस रिवर की एक्सेस दे दी कि तुम यहाँ आ सकते हो दारा शिकोह, और कोई बेटा नहीं आ सकता। 3 बेटे अब इस चीज से नाराज हो गए होंगे। तो ऐसे उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस चलते रहते हैं बचपन से ही, ठीक है ना। तो ये शाहजहां थोड़ा प्रॉब्लम रखता था अपने बेटों की में। और हमको पता है 4th चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सन और फादर के बीच में अकबर के बादशाही कुछ गड़बड़ रहती थी। जैसे अकबर के बेटे जहांगीर ने भी उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किए थे, तो जहांगीर के बेटे ने भी उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किए। फिर शाहजहां ने अपने पापा के अगेंस्ट रिवॉल्ट किए थे, तो उसके बेटे ने भी उसको जेल में डाल दिया था, रिवॉल्ट किए थे, ठीक है। फिर औरंगजेब के ने अपने पापा के साथ किए, तो औरंगजेब के बेटे अकबर 2 ने भी उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किए थे, भाग गया था वो। फिर उसके भी बेटे ने ऐसे रिवॉल्ट किए थे। तो ऐसे ही चलता रहा था इनके बेटे बाप के बीच में, ओके ना, बेटे पापा के बीच में। अब हमारी चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक, बहुत बड़ी वीडियो हुई लेकिन फिर भी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। अब इस टॉपिक में मेरे को आपका बहुत सारा पावर कंसिडरेशन चाहिए। क्यों अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिजाइन नहीं होते हैं? अलग अलग जगहों पे सेम डिजाइन कैसे हो सकते हैं? अब आपको सोच रहे हो कि अलग अलग जगहों पे तो अलग अलग डिजाइन ही होते हैं, अलग, उनको तो वो तो उनका अपना डिजाइन ही है, उनको तो पहले से ही उनको मिला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे जो अभी के कल्चर्स होते हैं ना, वो कल्चर पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं, हमको नहीं पता। जो कथक है ना, कथक कैसे निकला है आपको पता है? कथक जो अभी क्लासिकल 6 क्लासिकल डांसेस में, जो पहले के जो एक कास्ट थी जो टेम्पल में ड्रामा करती थी, तो उनके जो स्टाइल्स थे ना डिपिक्ट करने के लिए स्टोरीज को, उस स्टाइल्स को ही मिक्स करके कथक डांस बना है। इमेजिन नहीं कर सकते ना, मतलब उन कास्ट की जो स्टाइल्स थी ना, जिस तरह से वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो वो ही एक बाद में चल के डांस फॉर्म बन गया। अवध के नवाब के नीचे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था यही स्टाइल। तो ऐसे ही हमको पता नहीं कहाँ से इमर्ज हुए हैं कल्चर्स। तो ऐसे ही जो आपको पता है, जो अभी जो वृंदावन में घूमने का भी गए हो, तो गोविंद जी का टेम्पल देखा है? गोविंद जी का टेम्पल, तो उनमें जो ऊपर जो कर्व्स है ना, ये वाले, ये कर्व्स कहाँ से आए हैं? ये कर्व्स आए हैं फतेहपुर सीकरी से, है ना। जो खुरसन ट्रेडिशन था ना फतेहपुर सीकरी में, इंटरसेक्टिंग आर्चेस का। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आर्चेस तो बहुत जगह बनते हैं, लेकिन इंटरसेक्टिंग आर्चेस, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये आपस में ही मिल रहे हैं आर्चेस। अरे एक सेकेंड, ये जो आर्चेस आपस में ही मिल रहे हैं ना, तो ये आर्चेस का ट्रेडिशन क्या कहते थे? इंटरसेक्टिंग आर्चेस। ये आर्चेस अंदर आए, ये अंदर आया, ठीक है ना। तो यही ऐसे ये 2 हो गए, उसके आगे 4 हो गए। अभी ये 2 ही मिल दिख रहे हैं, इसके पीछे, इसके बिल्कुल मिरर इमेज इसके पीछे भी होगी। तो हमको जो इंटरसेक्टिंग आर्चेस है ना, लिखा हुआ है 2 आउट ऑफ 4, तो वो जो स्टाइल था ना, ये खुरसन ट्रेडिशन था। कौन सा ट्रेडिशन था? खुरसन ट्रेडिशन। नॉर्थ ईस्ट ईरान का खुरसन ट्रेडिशन था ये, ओके। देखो कहाँ लिखा है नॉर्थ ईस्ट, ये है ना, नॉर्थ ईस्ट ईरान का खुरसन ट्रेडिशन था। तो अब ये गोविंद जी के टेम्पल में क्या कर रहा है, और अभी बताएंगे क्या कर रहा है ये। उसके बाद जो विजयनगर में जो टेम्पल के एलिफेंट के स्टेबल्स होते हैं ना, वो कहाँ से लिए गए हैं? जो बीजापुर और जो गोलकोंडा के जो सुल्तानत है ना, उनसे इन्फ्लुएंस हुए गए हैं। मतलब जो बीजापुर और गोलकोंडा में जो एलिफेंट स्टेबल्स है ना, वह उनको ही कॉपी किया है। वृंदावन में मथुरा के पास जो ऐसे स्टाइल्स में बनाया गया है जो मुगल पैलेसेस में थी, जो आपको इंटरसेक्टिंग आर्चेस दिख रहे हैं ना, ये फतेहपुर सीकरी का था। तो ये वृंदावन में ये एक क्रॉस पोलिनेशन है आइडियाज का। तो इस समय क्या होता है, एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर से तीसरे एम्पायर में आइडियाज फैलते हैं। अभी आइडियाज कैसे फैले हैं, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप गए दिल्ली, अब दिल्ली में आपको मिला कुतुब मीनार।
अब अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप राजाओ बहुत बड़े, अब आपने देखा भाई इसका ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आर्च सॉरी एंगुलर एंड फिर कर्व डिज़ाइन जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, तो आपने किसी एक बिल्डिंग में कॉपी कर दिया। तो फिर आप कहाँ, आपका एम्पायर कहाँ है, आप चोला एम्पायर में रहते हो, ठीक है ना। मतलब कितना दूर से आइडियाज ट्रांसफर हुए ना। अब अगर आप ऐसे सुनसान शहर में गए, दिल्ली में गए, अब सपोज दिल्ली में कुछ नहीं पड़ा, पूरा सुनसान है, अब वहाँ पे आपको कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना, तो आप वहाँ से कोई डिज़ाइन लेकर भी नहीं आओगे। तो इसीलिए जब नए नए एम्पायर्स, रीजन्स और बिल्डिंग्स डेवलप हुई ना, तो ऐसे ही एम्पायर्स का क्रॉस पोलिनेशन हुआ, ठीक है, ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, ठीक है। अब जैसे बंगाल में ना जो लोकल लोग कैसे बनाते हैं, एक ऐसी रूफ बनाते हैं जो एक थैच्ड हट जैसे दिखती है, तो उसे कहते हैं बंगला डोम। बंगला डोम है ना, ऐसे मतलब ऐसे ये घर है ना, तो उस घर है ना, इस घर पे एक हैच्ड रूफ बनाते हैं। तो उन मुगल्स को अच्छी लगी, तो उन्होंने भी अपने ना कई आर्किटेक्चर में इसे कॉपी किया। जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये बहुत मस्त फोटो लगती है मुझको। ये अब इसमें ऐसा क्या है जो इस फोटो इतनी अच्छी लग रही है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ सेकेंड, ये चीज़ ये है ना, ये गुजरात का स्टाइल है, ये मुगल का स्टाइल नहीं है, ये गुजरात का स्टाइल कॉपी किया इन लोगों ने। तो ऐसे ही ये अलग अलग स्टाइल्स में, ये फतेहपुर सीकरी के जो कौन सा था ये महल, एक सेकेंड, जो फतेहपुर सीकरी में जो जोधाबाई पैलेस था ना, तो जोधाबाई पैलेस के जो पिलर्स में ऐसा ही डिज़ाइन बनाया है जो गुजरात और मालवा में था। तो ऐसे ही जो मुगल अथॉरिटी थी ना, वो 18वीं सेंचुरी में ख़त्म तो हो गई, लेकिन जो उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डेवलप किए गए थे ना, वो चलते रहे, अभी तक चल रहे हैं और अभी भी बहुत फेमस है। तो ऐसे हमने चैप्टर नंबर 4 में भी यही चीज़ पढ़ी थी, बस हमने इसका आर्किटेक्चर इस चैप्टर में पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 5 में। तो अब ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन साथ साथ एल्सवेयर हम पढ़ते ही हैं। 12वीं सेंचुरी के बाद में, 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ था मेरे को बताइए। 12वीं सेंचुरी में क्या था, दो चीज़ें थी, आर्कवेट टेक्निक एंड यूज ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट विद स्टोन के चिप्स, ठीक है ना। अब 12वीं सेंचुरी के बाद से क्या हुआ, फ्रांस में ऐसे चर्च बनने लगे जो टॉलर थे लेकिन थोड़े हल्के थे। अब लंबे भी थे, हल्के भी थे, थोड़ा अजीब सुनने में है, लेकिन उनमें कुछ हैवी, थोड़ा हल्के थे वो, ठीक है ना। हल्के कैसे, वो कई ब्रिक्स को हल्की करते थे, जैसे जो सीमेंट यूज़ होता था ना, सपोज कोई भारी सीमेंट यूज़ होता है तो वो सीमेंट, वो वाले सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, या फिर जो उनमें जो चीज़ें रखी थी ना, वो चीज़ें कम कर देते थे। तो लंबे चर्चेस और लाइटर चर्चेस बनने लगे। तो इस स्टाइल को क्या कहते थे, जियोटिक स्टाइल्स। अब ये जो स्टाइल था ना, ये सबसे अलग कैसे दिखता था, इनमें ना हाई पॉइंटेड आर्चेस थे। इधर आपको फोटो में भी दिख रहे होंगे कितने आर्चेस हैं, हाई पॉइंटेड आर्चेस है ना। इनके ऊपर जो ग्लास थे ना, उस पर कौन सी डिज़ाइन पेंट की जाती थी, सीन्स ड्रॉन फ्रॉम बाइबल एंड फ्लाइंग बट्रेसेस। बेल टावर्स बहुत अच्छे से दिखते थे, दूर दिखते थे, और हम इसको डिस्टिंग्विश करते थे। और बेल टावर्स बहुत दूर से तो दिखते थे ना, वो भी इसमें ऐड किए गए थे। तो बेस्ट नोन एग्जाम्पल है नॉटर डैम इन पेरिस में एक चर्च है नॉटर डैम। तो ये बहुत मस्त एग्जाम्पल है, ये जो फोटो दिख रही होगी आपको, इन पेरिस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।